हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम प्रफुल्ल और मैं आज फर्स्ट सेशन लूंगा 9th ग्रेड का मैथ सब्जेक्ट में, जहां पे कि हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। लेकिन नंबर सिस्टम समझने से पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे, कुछ टर्म समझनी होंगी जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, और इन सभी के कॉम्बिनेशन से बनता है रियल नंबर। तो पहले हम देखते हैं कि ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं क्या और ये नेचुरल नंबर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सपोज कीजिए हम एक नंबर लाइन पे चलना स्टार्ट करते हैं, एक सैक यानी कि बोरा लेकर के। नंबर लाइन आपको पता होगा जो कि होती है एक लाइन जिसमें सेंटर में होता है 0 और उसके राइट हैंड साइड में होती है सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज अप टू प्लस इन्फिनिटी, और नेगेटिव साइड में होती है यानी कि लेफ्ट साइड में होती है सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो आप खड़े होते हैं 1 पर और 1 से आप चलना स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और जो जो नंबर आपके पास आता जा रहा है आप वो सारे के सारे नंबर पिक करते जा रहे हैं। जब आप सारे के सारे नंबर पिक कर लेंगे, जो नंबर आपके सैक में उस वक्त होंगे वो कहलाएंगे नेचुरल नंबर्स। तो यानी कि 1 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपने 0 पिक नहीं किया है, तो आप वापस आते हैं 1 पर और पिक करते हैं अब की बार 0। तो जो सारे के सारे नंबर आपके सैक में इस वक्त हैं वो कहलाते हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या है? 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं n से, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं w से। अब आप 0 पे आ चुके हैं और 0 से आप चलना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ आप एक एक करके सारे के सारे नंबर पिक करते जा रहे हैं, और जब आप सारे के सारे नंबर पिक कर लेंगे तो वो सारे के सारे नंबर आपके सैक में जो होंगे वो कहलाएंगे इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर्स हैं नेचुरल नंबर्स प्लस 0 प्लस नेगेटिव नंबर्स। अब जो ये आपको नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नंबर लाइन पे सिर्फ यही नंबर होते हैं। इन नंबर्स के बीच में भी बहुत से नंबर हैं। हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 1 और 2 के बीच में, इसके बीच में नंबर है 1/3, 1/2, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। जो इतने सारे इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल स्मॉल नंबर्स हैं वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर क्या है? किसी भी नंबर जिसको कि आप p/q यानी कि न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर की रेशियो में लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। आप ट्राई कर सकते हैं ये लैपटॉप पर, एक्सेल में, या फिर अपने कैलकुलेटर पर भी आपको ये एरर दिखाई देगा। तो अगर किसी भी नंबर को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो नंबर है रैशनल नंबर। अब आप सोचिए कि रैशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं। 1 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम 1 को 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 भी एक रैशनल नंबर है, उसको हम 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/2 एक रैशनल नंबर ऑब्वियसली है। 1/5 एक रैशनल नंबर ऑब्वियसली है। 253/3029 एक रैशनल नंबर है। 8/4 जिसको कि हम सिंप्लीफाई करके 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी एक रैशनल नंबर है। तो ये है इंपॉर्टेंट रैशनल नंबर। नेक्स्ट आता है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर क्या होते हैं? वो सारे के सारे नंबर जो कि p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और इनके एग्जांपल्स हैं √2, √3, पाई। ये सारे के सारे और बहुत सारे और एग्जांपल्स कहलाते हैं इररेशनल नंबर्स। और अगर हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, इन सब को कंबाइन कर दें तो आपको मिलता है रियल नंबर। तो फाइनली अगर मैं नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करूं, एक है रियल नंबर जिनके कॉम्बिनेशन है ये सारे के सारे, और दूसरा है अनरियल नंबर जो कि आपके स्कोप में इस वक्त नहीं है। लेकिन आपको मैं छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूं। आप किसी भी नंबर का अगर आप अंडर रूट निकालते हैं तो वो एक डिफाइंड यानी कि रियल नंबर है। लेकिन आप अगर किसी नेगेटिव नंबर का
अंडर रूट निकाले तो इस नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये नंबर रियल है ही नहीं, ये कहलाता है अनरियल नंबर। तो बेसिकली अनरियल नंबर क्या है? अंडर रूट ऑफ -1, जिसको कि रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से, वो है अनरियल नंबर। पर क्योंकि ये आपके स्कोप में भी नहीं है, ये आप 11th ग्रेड में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको अभी यहां पे अवॉइड कर रहा हूं। तो आपको आई होप सारे के सारे नंबर समझ में आएंगे। अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन ऑफ ऑल ऑफ दीज। ओके, तो हम एक एग्जांपल समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चंस पे पूछे भी जाते हैं। हमको नंबर लाइन पता समझ में आ गई है, जिसपे कि पॉजिटिव नंबर्स हैं अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव नंबर्स हैं अप टू -इंफिनिटी। अब हमको 1 और 2 के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो जैसे मैं आपको बताया था कि जो ये नंबर्स हैं इंटीजर्स, इनके बीच में मल्टीपल इनफाइनाइटेसिमल, इररेशनल और रैशनल नंबर्स हैं। तो हम फाइंड करते हैं 1 और 2 के बीच में कोई रैशनल नंबर। अगर आपको किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में कोई भी रैशनल नंबर निकालना हो तो उसका सिंपल फॉर्मूला है r प्लस s बाय 2, इसमें कि r और s वो दो इंटीजर्स हैं जिनके बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड कर। सपोज कीजिए हमको 1 और 2 के बीच में नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो होगा 1 प्लस 2 बाय 2 विच इज इक्वल टू 3 बाय 2 विच इज नथिंग बट 1.5। तो हमको पता है 1.5 जो है 1 और 2 के बीच में ही होगा। अब हम कहते हैं कि हमको 1 और 2 के बीच में और नंबर फाइंड करने हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, ये हो गया 3 बाय 2। अब आप 1 और 3 बाय 2 के बीच में नंबर फाइंड कीजिए, मतलब 1 प्लस 3 बाय 2 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3 बस 4 इज इक्वल टू 5 बाय 4। और हम फाइंड कर सकते हैं दूसरा नंबर 3 बाय 2 प्लस 2 बाय 2 विच विल गिव मी अनदर नंबर बिटवीन 3 बाय 2 बाय एंड 2, और ये हमको देगा 1 और 3 बाय 2 के बीच में नंबर। तो इस तरह से आप मल्टीपल जितने इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो इंटीजर के बीच में। तो हम अब कुछ स्टेटमेंट देखते हैं जो कि आपको और क्लैरिफाई करेंगी इन कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करके आगे बढ़ते हैं। तो क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? देखते हैं। नेचुरल नंबर हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और होल नंबर हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3 होल नंबर के अंदर आते हैं। तो यानी कि ये स्टेटमेंट है ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? नो, बिकॉज 0 is a whole number which is not a natural number. So this statement is false. अगला स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इज दैट करेक्ट और नॉट? यानी कि -2, -3, 0, 3, 2, क्या ये सबके सब रैशनल नंबर है? बिल्कुल। अगर आप इन सबके नीचे 1 लगा दें तो ये सबके सब रैशनल नंबर बन जाते हैं। इसका मतलब एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इट्स ट्रू। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर? क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर है? देखते हैं। क्या 1/2 एक इंटीजर है? क्या 1/5 इंटीजर है? क्या 5/2 एक इंटीजर है? नहीं, ये सब के सब रैशनल नंबर है, इसलिए एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव नंबर प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स। होल नंबर होते हैं 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं है, इसलिए एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी है फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर? क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है? देखते हैं। रैशनल नंबर है 1/2, 1/5, 1/7। क्या ये सबके सब होल नंबर्स हैं? सोचिए। नहीं, ये सारे के सारे होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर होते हैं 0, 1, 2 एंड 3, और ये रैशनल नंबर्स हैं, इसलिए ये है फॉल्स। क्या कुछ रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? 2/1, 5/1, 100/1, ये कुछ रैशनल नंबर्स हैं
जो कि होल नंबर हैं, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आई होप आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेकिन आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो गए होंगे। हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स और अब तक हम पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर इर्रेशनल नंबर्स। आपको दोबारा रिवाइंड करा दूं, वो सारे नंबर जो कि एक नंबर लाइन पर अपीयर हो सकते हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं रियल नंबर। हमने एक छोटा सा ग्लिम्स पढ़ा था अनरियल नंबर का भी, लेकिन वो आपके कोर्स करिकुलम में नहीं है, इसलिए हम डिटेल में उनमें नहीं जा रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं कि इर्रेशनल नंबर होते क्या है। हमने देखा रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको कि आप P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 2 by 0 इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हम देखना चाहें कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो सारे के सारे नंबर जिनको कि आप P by Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। जैसे कि √2, √5 and pi are some of the examples of irrational numbers. नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे होते हैं। आप किसी भी नंबर को 1, 2, 3, -1, 0 को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/2, 0.5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। लेकिन क्वेश्चन आता है कि √2 को हम एक नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए कि ये नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा, मैं आपको पहले रिमाइंड कराना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे इसको आपको रिमाइंड कराना जरूरी है क्योंकि ये थ्योरम यहां पे बहुत यूज होगी। और ये थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। और अगर आपको ये याद नहीं है, ये थ्योरम्स नहीं थ्योरम होगा, शायद इसने गलती से चेंज कर दिया है इसको। अगर आपको ये याद नहीं है तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का हो, एंगल के अपोजिट जो लाइन है जिसको कि हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ द टू अदर लाइंस। यानी कि अगर हाइपोटेन्यूज C है तो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह ये पाइथागोरस थ्योरम काम आएगी। और ये मैंने आपको यहां पे इसलिए बताया है क्योंकि इसी से हम देखेंगे कि √2, √3, √5 एंड सो ऑन को हम एक नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जो कि आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। किसी भी सर्कल जिसका कि सेंटर यहां पर कहीं पर है, उससे आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो कहलाती है रेडियस। और ये रेडियस जो है वो आप किसी भी पॉइंट पर सर्कल में ड्रॉ करें सेंटर से, उसकी लेंथ इक्वल होगी। दैट मींस दिस R1, R2, R3 एंड सो ऑन विल ऑलवेज बी इक्वल। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि सर्कल से रिलेटेड है। और पाइथागोरस थ्योरम जिसके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि √2 को आप नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी नंबर लाइन है जहां पे कि नंबर्स हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ये जो 1 है इसकी लेंथ है 1, कोई यूनिट नहीं है इसकी, पर इसकी लेंथ है 1। अब अगर मुझे √2 निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसमें कि एक लेंथ 1 हो, दूसरी की साइड की लेंथ 1 हो, जिससे कि इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √, यानी कि C हो जाए √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, की ये हो जाएगा √2। तो यानी कि अगर मुझे हाइपोटेन्यूज की लेंथ √2 निकालनी है तो मुझे एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए होगा जिसकी कि दोनों साइड्स की लेंथ 1, 1 है। यानी मुझे एक साइड की लेंथ 1 मिल गई है और मैं यहां पे एक
परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिसकी की लेंथ 1 है। ऑलमोस्ट ये और ये दोनों सेम होने चाहिए। इसके वर्टेक्स से मैं 0 पर एक लाइन खींचूंगा। अब ये मुझे मिल गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर ये 90 डिग्री है, ये 1 है, ये भी 1 है, और इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी √2। अब अगर मैं कंपास लूं और मैंने यहां पे रखा कंपास, यहां रखी पेंसिल और एक सर्कल ड्रॉ करने का ट्राई किया जो कि कुछ इस तरीके का आ रहा है। अप्रॉक्सीमेट सर्कल बनाया मैंने। अगर ये √2 है तो ये भी √2 ही होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि रेडियस उसके सेंटर से किसी भी पॉइंट पे डाले सर्कल पे तो वो सबकी सब इक्वल होती है। तो ये √2 है तो ये लेंथ भी √2 होगी। यानी कि अगर मुझे देखना है कि नंबर लाइन पर √2 कहां लाई करता है तो वो है ये पर्टिकुलर डिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा √2 को किस तरह से नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। अब इसी को मैं और एक्सटेंड करता हूं और मैं देखता हूं कि मुझे √3 कैसे ड्रॉ करना है। अब √3 ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि √3 इज इक्वल टू √2 + 1। यानी कि अगर मुझे √3 चाहिए तो मुझे एक ऐसा पर्टिकुलर ट्राइंगल चाहिए होगा जिसकी कि एक साइड का स्क्वायर 2 हो और दूसरी साइड का स्क्वायर 1 हो। यानी कि उसकी एक साइड होनी चाहिए √2 और दूसरी साइड होनी चाहिए 1। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैंने कैसे निकाला है। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और ये √3 आ जाएगा। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ, इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर मेरे पास ऑलरेडी √2 मुझे मिल चुका है। अब अगर मैं √2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं और 1 सेंटीमीटर 1 लेंथ की, और मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, ये 90 डिग्री है, तो ये मेरी रेड वाली जो लाइन है ये हो जाएगी √3। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, एग्जाम में चीज आती है कि √2 √3 आपको कैसे ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे वो कहां लाई करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको 10th ग्रेड में भी ये चीज हेल्प करेगी। अब सेम चीज कंपास लेते हैं। ये मेरी रेडियस है और मैंने यहां पे रख करके एक सर्कल ड्रॉ किया, और ये सर्कल जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट मेरे लिए √3 है। तो इस तरह से मुझे √3 मिल गया है इस नंबर लाइन पर। अब इसी तरह से आप √5 भी निकाल सकते हैं। सोचिए √5 आप कैसे निकालेंगे। मैं आपको एक हिंट देता हूं। √5 के लिए मैंने √2 के लिए मैंने यहां पे 0 to 1 यूज किया था। √5 आप कैसे लिख सकते हैं? √5 आप लिख सकते हैं 4 + 1, यानी कि स्क्वायर ऑफ 2 एंड 1। ये हिंट काफी है आपको ये एनालाइज करने के लिए कि आपको √5 का ग्राफ नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करना है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही कॉन्सेप्ट, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको दोबारा देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करके कंपास के थ्रू अपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करने का ट्राई कीजिए और आपको समझ में आएगा कि ये चीज कितनी इजी और कितनी सिंपल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रियल नंबर्स को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उनके डेसिमल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पे हम करेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो कि p/q की फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल टू 0, इनको अगर आप डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपको क्या करना होगा कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा और आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो आपका डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा। कई केसेस में आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा और बहुत से केसेस में रिमाइंडर 0 नहीं भी मिलेगा। हम इन दोनों केसेस को देखेंगे। जिसके अंदर रिमाइंडर 0 हो जाता है वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और जिनके अंदर रिमाइंडर 0 नहीं होता है वो कहलाते हैं नॉन
terminating remainder is not equal to 0. अब हम देखेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के। हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं फ्रैक्शंस के, 10/3, 7/8, 1/7, और इन तीनों के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी है। अगर आप सेंटर वाला देखें तो ये बेसिकली एक ऐसा फ्रैक्शन है जो कि है टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके अंदर रिमाइंडर फाइनली 0 हो गया है, जबकि बाकी दोनों दैट इज 10/3 एंड 1/7 आर नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एग्जाम्पल में डिफरेंस ये है कि 10/3 के अंदर इट्स 3.33333, यानी कि 3 ही रिपीट हुए जा रहा है, इसलिए इसका आंसर है 3.3 बार। इस बार रिप्रेजेंट करता है कि आपका कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जबकि इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हमारा आंसर है 0.142857 और ये 142857 पर बार, क्योंकि 1 दोबारा से रिपीट होने लग गया है। तो आप देखेंगे कि ये दो में जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है उनमें भी थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मेरा एम्फेसिस यहां पे है कि कोई भी फ्रैक्शन या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो सकता है। लेकिन अगर आपको मैं एग्जांपल दूं इर्रेशनल नंबर्स का, तो इर्रेशनल नंबर्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। आपने देखा था एग्जांपल पीछे, यहां पे हम बात कर रहे थे 10/3 और 1/7 की, जहां पे कि वो रिकरिंग स्टार्ट हो गया था, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन रिकरिंग थे। लेकिन अगर आप देखें इर्रेशनल नंबर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन साथ साथ नॉन रिकरिंग भी है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर, जो कि रैशनल नहीं है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया होगा रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, कि जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। इर्रेशनल नंबर्स को आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बीच में। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें कि हमको यह दिखाना है कि शो दैट 0.333333 एंड सो ऑन इज अ रैशनल नंबर। अगर हमारे पास 0.25 है, इसको हम इजिली 25/100 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई नंबर 0.33333 है, उसको हम रैशनल फॉर्म में कैसे लिखें, एक चैलेंज है। इसके लिए एक तरीका है और वो मैं आपको बताता हूं। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता भी है, तो इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसका मतलब हमको 0.333 को लिखना है p/q की फॉर्म में, जहां पे कि q इज नॉट इक्वल टू 0। सपोज x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। मैंने 10 ही क्यों यूज किया? 10 मैंने इसलिए यूज किया कि अगर मैं 0.3 को अपने बार के फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाता है नंबर, यानी कि मुझे यहां पे सिर्फ एक डिजिट नजर आ रहा है, इसलिए मैंने इसको 10 लिखा। अगर यही नंबर मुझे वो देता 0.345 बार, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता। अगर यही नंबर मुझे देता वो 0.32 बार, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता। तो यानी कि अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है। इस केस में क्योंकि यहां पे 0.3 बार है, क्योंकि सिंगल डिजिट है, इसलिए मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.333 इंटू 10, विच इज नथिंग बट 3.333 एंड सो ऑन। इस 3.333 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस 0.333। ध्यान रखिए कि x इज इक्वल टू 0.333, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस x। दैट मीन्स 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x। 10x minus x is equal to 3, which implies 9x is equal to 3. X is equal to 3/9, which is nothing but 1/3. So
दिस नंबर 0.333 इज नथिंग बट 1/3। आई एम श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जहां पे भी आप ये देखें कि कितने नंबर्स के बार लगा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको उस नंबर से या 100,000, 10,000, 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम में फिर पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्चुअली अच्छा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि हमको एक इर्रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन 1/7 एंड 2/7। रिमेंबर व्हाट आई सेड अबाउट इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि हमको पहले इन दोनों नंबर को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा। 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.142857 बार, और 2/7 को अगर हमको लिखना है तो हमको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 है और ये 2 उसका डबल है। इसको जस्ट हमको डबल कर देना है, जो कि हो जाएगा 285714 बार। अब अगर मुझे इन दो नंबर्स के बीच में कोई इर्रेशनल नंबर निकालना है, तो मुझे सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो मैं वो इजीली फाइंड कर सकता हूं। मैं 0.14 और 0.28 के बीच में इजीली कोई नंबर फाइंड कर सकता हूं, जैसे कि 0.20। अब मुझे इसको बस नॉन रिकरिंग बनाना है। तो नॉन रिकरिंग बनाने के लिए मैं इसके आगे 200, 2000, 220,000, 2 लाख एंड सो ऑन कर दूंगा, और ये बन जाएगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग इर्रेशनल नंबर। तो आई होप आपको इर्रेशनल नंबर समझ में आया होगा। आपको यह समझ में आया होगा कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। आपको यह समझ में आया होगा कि इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, और एक पर्टिकुलर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम 9th ग्रेड का फर्स्ट चैप्टर नेचुरल नंबर कर चुके हैं, और अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 भी ऑलरेडी कवर हो गया है, जो कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसके बेसिस पे वो हमारे कवर हो चुके हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू है या फॉल्स, देखते हैं। आपको मैंने बताया था कि नंबर दो तरीके के होते हैं, रियल और अनरियल, और अनरियल नंबर्स। और रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं रैशनल, इर्रेशनल, या फिर आपके इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स। तो अगर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। देखते हैं बात सही है या नहीं। इसका मतलब वो कह रहा है हर एक नंबर √m है, where m belongs to n is a natural number। बाय द वे, ये जो मैंने e जैसा साइन दिख रहा है आपको, ये ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, और इसका मतलब होता है belongs to, यानी कि वो n यानी कि नेचुरल नंबर का पार्ट है। लेकिन क्वेश्चन पे वापस आते हैं और कहते हैं कि अगर हर कोई नंबर √m की फॉर्म में लिखा जाए, तो इसका मतलब हर एक नंबर जो है क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। और वो तो ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर तो इंटीजर्स भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, नंबर भी है, नेचुरल नंबर्स भी हैं और रैशनल नंबर भी हैं। तो इसका मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन है रॉन्ग। बाय द वे, अगर आपने वाई देख करके यस बोल दिया तो वो गलत है। वो डेलिबरेटली मैंने लिखा है कंफ्यूज करने के लिए आपको। मैं चेक करना चाहता कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की कितनी है, इसलिए मैंने वाई लिखा है। तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या ये चीज पॉसिबल है? हर एक रियल नंबर इर्रेशनल नंबर है क्या? ये मैंने आपको अभी बताया था कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो डिफरेंट नंबर्स में डिवाइडेड होते हैं। रियल नंबर्स जो हैं वो रैशनल हो सकते हैं या फिर इर्रेशनल भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे रियल नंबर्स जो हैं वो इर्रेशनल नंबर नहीं होंगे, उनमें से बहुत से नंबर रैशनल, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए। पहले का आंसर है वाई, यस, दूसरे का आंसर है नो एन, थर्ड का आंसर भी है नो एन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। मतलब
क्या स्क्वायर रूट सभी नंबर्स का इरेशनल होता है? देखते हैं। अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4। मैं 4 एग्जांपल लिए हैं बस। 1 का अंडर रूट होगा +-1, 2 का अंडर रूट होगा समथिंग, मैं 1.414 वाली वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ये अंडर रूट 2 ही होगा जो कि एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 3 का जो होगा वो भी इरेशनल नंबर ही होगा, लेकिन अंडर रूट 4 का एक होल नंबर या रैशनल नंबर है। इसका मतलब आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? 1 नहीं है, 2, 4 भी नहीं है, तो यानी कि नहीं। सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो कि होल नंबर, नेचुरल नंबर या इंटीजर्स होते हैं। इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। दिखा दिया आपको। अंडर रूट 4, अंडर रूट 1, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, ये सब के सब जो है ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जिनके की स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर या फिर इंटीजर है। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। और ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि मैंने आपको अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे, जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे, तो ये मैंने आपको बताया था और मैंने आपको उसमें हिंट भी दिया था कि अगर अंडर रूट 5 निकालना है तो कैसे निकालना है। तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूं वो चीज। मान लीजिए आपके पास जो है वो एक नंबर लाइन है। हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। ये आपकी नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे आपका ऑब्वियसली सेंटर में 0 है, यहां 1, यहां 2, यहां 3। इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं इससे कि सब कुछ जो है इजी हो जाए। ठीक है, ओके। अब मुझे करना क्या है? मुझे अंडर रूट 5 ड्रॉ करना है। तो अंडर रूट 5 ड्रॉ करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि अंडर रूट 5 पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। 5 अंडर रूट कैन बी रिटन एज इन फॉर्म ऑफ पाइथागोरस थ्योरम 4 + 1। पहले हम अंडर रूट 5 को 4 + 1 लिख सकते हैं। अब देखिए मैं इसको 4 + 1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 4 और 1 ये दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। तो यानी कि मैं इसको लिख दूंगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब आप समझिए मैंने क्या किया है। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास एक, उसकी एक साइड 2 है और एक साइड 1 है, तो उसकी हाइपोटेन्यूज क्या होगी? उसकी हाइपोटेन्यूज होगी अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5। ये समझ में आ गया होगा आपको? तो अगर मेरे को यह निकालना है कि अंडर रूट 5 नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ होगा, तो मेरे को अगर यह पर्टिकुलर लेंथ मिल जाए और मैं अपना कंपास इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रख करके, पेंसिल यहां रख करके एक सर्किल ड्रॉ कर दूं विद द रेडियस ऑफ अंडर रूट 5, काम हो गया। और यही चीज हमने जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो पढ़ी थी। अब इसी चीज को अप्लाई करते हैं। एक साइड है 1, दूसरी साइड है 2। तो यानी कि मैं क्या करता हूं नंबर लाइन पर, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप यहां पे बेस 1 भी ले सकते हैं, बेस 2 भी ले सकते हैं। मैं बेस यहां पे 2 लेके चलता हूं, यानी कि जो एक साइड है मैं उसको 2 यहां पे लेके चल रहा हूं। तो मैं लेता हूं ये पर्टिकुलर स्पेस 2। मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो ये ए और बी पॉइंट हो गया 2 लेंथ, यानी कि 2 यूनिट्स। अब मैं 2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और इस परपेंडिकुलर की लेंथ है 1। ये हो गया 2 यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट। और अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से ए पॉइंट पर एक हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करूं, मान लीजिए इसको मैं दे देता हूं पॉइंट सी, हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करूं, तो क्योंकि ये है 2, ये है 1, मैंने यहां पे आपको समझाया था, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 5। अब मुझे सिर्फ वही चीज करनी है जो मैंने अभी समझाई थी। यहां पे रखूंगा मैं कंपास का पॉइंट, यहां रखूंगा अपनी पेंसिल
और मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा जिसकी की रेडियस होगी √5। तो ये जो रेडियस है √5। अब क्योंकि एक पर्टिकुलर सर्किल के अंदर सारी की सारी रेडियस इक्वल होती हैं, तो AC, अगर मान लीजिए यह टच कर रहा है यहां पे पॉइंट D पर, तो AC AD दोनों की दोनों रेडियस हैं और दोनों की दोनों है √5। इसलिए ये डिस्टेंस जो है A से लेकर के D तक का डिस्टेंस वो है √5 यूनिट्स। और मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया है ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि √5 को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। √2, √3, √5, √7, जो भी नंबर आपके पास आए आपको ड्रॉ करना वो बहुत इजी है। मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल और प्रीमाइस समझा देता हूं कि इसको हम कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर आता है, कोई भी, मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, कोई भी नंबर आए आपके पास, तो आपको ये करना है, बस ये आपको ये देखना है कि इसको आप किस तरह से ऐसे दो नंबर के बीच में सेपरेट करेंगे जिससे कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने में आसानी हो जाए और आपका हाइपोटेन्यूज आ जाए √2, √3, √5, √7, √11। 2, 3, 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको √7 और √11 भी ट्राई करना है। मैं आपको बता देता हूं √7 में आपको मैं हिंट देता हूं। √7 को आपको लिखना है 4 + 3, यानी कि ये हो जाएगा √2² प्लस √3 का होल स्क्वायर। √3 हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे ड्रॉ करना है। 2 आपको ऑलरेडी पता है, नंबर लाइन पे इजीली आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सारे नंबर ड्रॉ कर सकते हैं। √11 को आप लिख सकते हैं √3² प्लस √2 होल स्क्वायर। अब 3 को आराम से आप लिखवा सकते हैं नंबर लाइन पर। √2 हम ऑलरेडी ड्रॉ करना जानते हैं, आपको बस इस चीज को ट्रांसलेट करना है अपनी नंबर लाइन पर। तो होप आपको समझ में आ गया होगा √5 को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन आता है आपको √ में ड्रॉ करने के लिए, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। और इसी के साथ हम अपने 1, 2, 3 तीनों के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 1.2 का। 4th क्वेश्चन मैंने आपको कहा है आपको खुद घर पे ट्राई करना है, तो आप ट्राई कीजिए और देखिए कि वो फिगर कैसे बनती है और मुझे भी बताइए, जिससे कि मैं भी समझ सकूं कि आपकी लर्निंग किस तरह की चल रही है। बाय द वे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं अभी तक या कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें, जिससे कि मैं उस क्वेश्चन को पिक करके आपको एक्सप्लेन कर सकूं, जो कि सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा बल्कि ये हेल्पफुल होगा बाकी सब लोगों के लिए जो कि इस समय 9th ग्रेड में है और ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। मैं आपको जस्ट रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं हर ऑल्टरनेट डे पर 9th और 10th के वीडियोस लेके आता हूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल है, आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी और कॉन्सेप्चुअल वे में समझाने के लिए। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। 1.3 में आपके 9 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस स्टार्ट करूं, आपको मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं जो कि हम ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके हैं, पर आपको जस्ट रिकैप कराना चाहता हूं। जब भी आप रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो दो तरह के डेसिमल्स देता है, पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये दो ऑप्शंस हो सकते हैं आपके रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन जब भी आप एक इरैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। ये दो हमने मेजर कॉन्सेप्ट समझे थे। इन एडिशन टू दैट, दो इरैशनल नंबर या दो रैशनल नंबर के बीच में आपको मल्टीपल इरैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो वो भी हम इन क्वेश्चंस के थ्रू एक बार दोबारा से रिकैप करेंगे। पर ये तीन मेजर कॉन्सेप्ट थे जो हमने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 1.3 के पर्सपेक्टिव से पढ़े हैं। आइए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चंस वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। पहले मैं क्वेश्चन साइड साइड लिख लेता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36/100। इसको जब हम एक डेसिमल नंबर पर कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली यहां से 2 जीरो हटा करके डेसिमल यहां पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.36। आप देख सकते हैं कि ये रिकरिंग नहीं है, ये है टर्मिनेटिंग, क्योंकि 36 के बाद और कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। रिकरिंग लिखने की जरूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग हो चुका है।
नेक्स्ट नंबर है 1/11। जब 1/11 को आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे तो ये आपको देगा 0.9999 एंड सो ऑन, जिसको आप लिख सकते हैं 0.9 बार। क्योंकि इसमें 9 रिपीट हो रहा है इसलिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग, एंटी लिख रहा हूं मैं नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, और ऑब्वियसली ये रिकरिंग भी है, तो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट नंबर है 4 and 1/8। इसको हम करें तो ये हो जाएगा 33/8, और 33/8 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर आएगा 4.125, और बस यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद कुछ भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी है टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट नंबर है 3/13। जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये देगा हमको 230769, और ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, क्योंकि इसके बाद ये नंबर रिपीट हो रहा है, और ये हो जाएगा 0.230769 बार। नेक्स्ट नंबर है 2/11। जब 2/11 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आता है हमारा आंसर 0.181818 एंड सो ऑन, और इसको जब हम इसको लिख सकते हैं बार की फॉर्म में 0.18 बार। यानी कि ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिकरिंग है, क्योंकि यहां पे 18 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। और लास्ट नंबर है 329/400, जिसको कि अगर हम डिवाइड करके करेंगे और डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 8.225, जो कि टर्मिनेटिंग है, और रिकरिंग होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरह से हमने 6 के 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन 3/100 इज अ टर्मिनेटिंग, 1/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, 4 and 1/8 इज टर्मिनेटिंग, और 3/13 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, 2/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, 329/400 इज टर्मिनेटिंग। अगर आप यहां पे एक ट्रेंड देखिए, जस्ट एक ट्रेंड ऑब्जर्व कीजिए, और ये मैं आपको जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए बता रहा हूं। आप देखिए जिस भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के अंदर एक प्राइम नंबर है वो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। देखिए 11 नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अगेन 11 13, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं कि क्या एक फ्रैक्शन के अंदर अगर एक प्राइम नंबर है डिनोमिनेटर में तो क्या वो सारे के सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग होंगे। ये आपके लिए एक्सरसाइज है। आप 5 to 10 एग्जांपल्स लीजिए जिनके कि डिनोमिनेटर के अंदर प्राइम नंबर्स हो, और उन सब को टेस्ट कीजिए और देखिए कि क्या वो डेसिमल जो आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है, और बताइए मुझको आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो है 1/7 is 0.12857. Can you predict what the decimal expression of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 and all of these are? Without doing the calculation actually. यानी कि आपको 7 से डिवाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ इसके बेसिस पे निकालना है कि क्या आप 2/7, 3/7 एंड सो ऑन निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 1/7 है 0.142857। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 0.142857 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डेसिमल 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सिंपली 1/7 है क्या कि 1/7 इज इक्वल टू सपोज 0.142857। तो 2/7 क्या है? 2/7 इज इक्वल टू 1/7 इंटू 2। दैट मीन्स 1/7 की जगह हम ये वैल्यू रख दें अगर 0.142857 इंटू 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 285,714। और इसी तरह से अगर हमको 3/7 निकालना है तो 3/7 हो जाएगा 1/7 इंटू 3, विच विल बी अगेन 0.142857 इंटू 3। आप निकाल सकते हैं आंसर। ऐसे 4/7, 5/7, आप कुछ भी निकालिए, ये नंबर आपका आ जाएगा। आपको चेक ये करना है कि 7/7 क्या होता है। आप मुझे मल्टीप्लाई कीजिए इस नंबर को 7 से, बताइए क्या आंसर आएगा। मैं आपको पहले बताया था ये नंबर 1 नहीं आएगा, ये नंबर आएगा 0.999999 एंड सो ऑन। ये बहुत क्लोज होगा 1 के। एक्चुअली में अगर 7/7 को डिवाइड करें तो आपका आंसर 1 आना चाहिए, लेकिन आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से
तो आप देखेंगे आंसर आएगा 0.99999999 एंड सो ऑन, 1 नहीं आएगा। और यही चीज हमको देखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि ये कह रहा है, हम थर्ड क्वेश्चन थोड़ी देर में करते हैं, पहले हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म ऑफ P by Q, आर यू सरप्राइज विद द आंसर? आइए देखते हैं कि हम जब इसको कन्वर्ट करते हैं 0.999999 एंड सो ऑन को, तो ये क्या होता है 0.9999 एंड सो ऑन। हम इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आता है? हमारा तरीका सिंपल है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपके पास कोई भी डेसिमल है जिसके अंदर कुछ नंबर रिपीट हो रहा है, तो आपको उसको उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करना है। जीरो मतलब अगर आपके पास 0.9 बार है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से। अगर यही चीज हो जाती है 0.9898 यानी कि हो जाता है 0.98 बार, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। और अगर ये हो जाता है 0.762 यानी कि 0.762 बार, तो आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 1000 से। तो आपको समझ में आया होगा, जितने नंबर्स आपके रिपीट हो रहे हैं उसी 10 के मल्टीपल से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको उस पर्टिकुलर डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये एक प्रोसेस है, लेकिन इसका टोटल कंप्लीट प्रोसेस क्या है, किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, वो हम देखते हैं। लेकिन आपको ये एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जब मैं कहूंगा मल्टीप्लाई दिस नंबर, तो वो आइडेंटिफाई करना कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो आपको इससे पता चल जाएगा। अब हम यही क्वेश्चन लेते हैं, फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमको करना क्या है। तो यानी कि मान लीजिए x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। तो यानी कि अगर हमारा ये नंबर x है तो मल्टीप्लाई इट बोथ साइड बाय 10। हमने बताया था क्यों, क्योंकि ये है 0.9 बार, एक नंबर है यहां पर, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 प्लस 0.999 एंड सो ऑन। अब आपको पता है कि 0.99 जो है वो क्या है, वो है x, या लिख दीजिए बिकॉज, बाय द वे ये जो मैंने सिंबल लिखा है इसमें कि आपको एक फेस जैसा सिंबल लग रहा होगा, 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, इसका मतलब होता है बिकॉज। और अगर ये उल्टा कर दे इसको हम ऐसे, जिसके अंदर की नाक ऊपर हो जाए और आंखें नीचे हो जाए, तो ये हो जाता है देयरफॉर, और ये है बिकॉज। ये बहुत ही कॉमन सिंबल है जो कि मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं जब भी आप किसी चीज को प्रूव कर रहे हैं और आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं या कोई कंडीशन लिख रहे हैं जिसके बेस जिसको यूज करके आप प्रूव कर रहे हैं, तो यहां पे ऐसे बिकॉज लिखा जाता है। तो बिकॉज x इज इक्वल टू 0.9 बार, तो यानी कि ये हो जाएगा 9 प्लस x, x को इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 9, 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 बाय 1 अगर मैं रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखूं तो। सरप्राइज हुए आप, 0.99x है और x यहां पे आ रहा है 1, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं 0.9999 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1। एक्चुअली यस, क्यों, ये यहां पे हम कर रहे हैं इसको अप्रोक्सीमेशन। अगर मैं आपको हाइपोथेटिकली समझाऊं, आप समझने का ट्राई कीजिए, थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा, इंट्यूटिव चीज है, क्योंकि नंबर लाइन है उस पे 0.999999 अप टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है। आप सोचिए उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, सोचिए 0.99999 इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है, उस नंबर के खत्म, अगर ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा आप कभी प्रैक्टिकल में नहीं देख सकते, ऑब्वियसली आप कोई ऐसा नंबर नहीं देख सकते जिसमें 0.999 इन्फिनिटी तक लिखा हुआ हो, पॉसिबल ही नहीं है, ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं। लेकिन आप ये सोचिए अगर लिखा हुआ ऐसा नंबर आपके पास मिल जाए तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 1। क्यों, क्योंकि 0.9999 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी और 1 के बीच में और कोई नंबर होगा ही नहीं। हो भी बात आपको समझ में आई होगी, सोचिए थोड़ा सा और आपको ये बात समझ में आ जाएगी, जस्ट स्लीप ओवर इट,
कि 0.9999 अप टू इंफिनिटी और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं होगा, ये मैं क्यों कह रहा हूं? और क्योंकि उनके बीच में कोई नंबर नहीं है, इसलिए 0.999 को हम अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल लिख सकते हैं, और यही आपको यहां दिखाई देता है। तो इस बात का एक्सप्लेनेशन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि क्योंकि 0.9 बार और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं है, इसलिए दोनों के दोनों काफी हद तक क्लोज है, और इसलिए आपको आंसर भी 1 दिखाई दे रहा है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगेन मैं कह रहा हूं, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि थ्योरेटिकली सॉल्व हो सकती है। 0.999 को आप कभी भी पेपर पे नहीं लिख सकते हैं, और आप ये भी नहीं लिख सकते कि 0.999 एंड सो ऑन और 1 के बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई नंबर नहीं है। ये थ्योरेटिकल है, और मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया है, इसको विजुअलाइज करने का ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमने स्किप कर दिया था, थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q, और नंबर दे रखे हैं, अगेन Q इज नॉट इक्वल टू 0, नंबर दे रखे हैं 0.6, 0.47 बार। ध्यान रखिए यहां पे 7 पे बार है, 4 पे बार नहीं है, तो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, और 0.001। पहले हम फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके बाद हम 0.47 बार पे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0.6 बार, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको देखना है कि कितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको 10 का मल्टीपल देखना है। तो यहां पे एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि हम यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू दिस, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, और जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0.6666 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा 0.666 एंड सो ऑन इंटू 10, विच इज इक्वल टू 6.666 एंड सो ऑन, और इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666 एंड सो ऑन, क्योंकि x इज इक्वल टू 0.666, तो यानी कि इसको हम रिप्लेस कर देंगे x से, ये हो जाएगा 6 प्लस x, 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x। x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6 बाय 9 विच इज इक्वल टू 2 बाय 3। तो 0.6 बार इज इक्वल टू 2 बाय 3। आप 2 को दोबारा से 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं, आप देखेंगे 0.666 से आएगा। तो ये एक प्रूव करने का तरीका है सिंपल वे में, जिससे कि पता चल जाएगा आपका आंसर सही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.001 बार, और जैसे कि मैं आपको बताया था कि यहां पे 3 नंबर्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे? सोचिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि यहां पे 3 डिजिट है, इसलिए 3 जीरोस वाला आपको 10 का मल्टीपल लेना है। तो यानी कि अगर ये x है विच इज इक्वल टू 0.001 001 एंड सो ऑन, तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 0.001 इंटू 1000। इसको हम लिख सकते हैं 1.001 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस 0.001 001 एंड सो ऑन, और क्योंकि x इज इक्वल टू 0.001 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं x, ये हो जाएगा 1 प्लस x इज इक्वल टू 1000x। x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, ये हो जाएगा 999x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 बाय 999। ये आपका आ गया x। फ्रैक्शन में 0.001 को बार को आप कैसे लिखेंगे? तो आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, जो कि इजी थे, सिंपल थे, हमने कर लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है थोड़ा सा ट्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 बार। इसमें 4 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो हमको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, लेकिन आपको पहला कॉन्सेप्ट तो वही समझ में आना चाहिए कि अगर आपके पास एक नंबर है, एक डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो आपको मल्टीप्लाई उसको उस नंबर से करना है जिसमें कि एक 0 हो, 10 का मल्टीपल हो। तो हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0.47 विच इज इक्वल टू 0.47777। ये इसका मतलब ये है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10,
तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.4777 into 10 which is equal to 4.7777 and so on. अब हमको करना क्या है, ये बात आपको ध्यान से सुननी है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको यही चीज करनी है। आपको करना यह है कि जो नंबर यहां पर था यानी कि 0.47 यानी कि 0.47777 आपको इसमें से 0.477 माइनस कर लेना है। तो आइए करके देखते हैं। 4.777 माइनस 0.477 ये हो जाएगा 0.034.3। आप यहां लिख लीजिए 4.3 और जो बचता है वो आप लिख लीजिए आगे, और एक्चुअली बचेगा इसमें से 0.47777। आप समझिए मैं क्या करना चाह रहा हूं। मैं एक्चुअली में इस नंबर को वापस लाना चाह रहा हूं क्योंकि मैं इसी को x से वापस रिप्लेस कर दूंगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि जो भी आपका 10 से मल्टीप्लाई करने पे आया नंबर उसमें से आप ये नंबर माइनस कर दीजिए, तो आपको दिख जाएगा कि 4.7777 को आपको किस तरह डिवाइड करना है जिससे कि आपका ये एक्सप्रेशन आ जाए। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मैंने इसमें क्या किया है और ये करना जरूरी क्यों था। आप ये स्टेप ध्यान रखिएगा जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि सारे के सारे नंबर जो डेसिमल के बाद है उन पे बार नहीं है, सिर्फ एक या दो या कुछ नंबर्स पे बार है, तो उसमें आपको ये ट्रिक लगानी पड़ेगी। बाकी जिसमें कि सब नंबर पे बार होता है ये बहुत ही इजीली अपने आप हो जाता है, आपको माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये करने के लिए माइनस करने की जरूरत पड़ेगी। हम इसका एक क्वेश्चन और ले लेंगे जिससे कि आपको कॉन्सेप्चुअली ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं जो कि थोड़े से टिपिकल टाइप के हैं रादर देन सिंपल टाइप के क्वेश्चन जो हमने पहले दो क्वेश्चन किए थे। तो हम इसको लिख लेंगे 4.3 प्लस x, क्योंकि ये जो है आपका x इज इक्वल टू 0.47 बार। तो ये हो जाएगा, हम x को इस तरफ ले आएंगे, यहां पे कर देता हूं उसको मैं। x को हम इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 4.3, दैट मींस x इज इक्वल टू 4.3/9, और हम ये डेसिमल बटा करके नीचे लगा देंगे 0, तो हो जाएगा 43/90। तो x हो गया हमारा 43/90। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए आपको एक डिफरेंट टाइप का एक्सप्रेशन भी आया है। हम एक और क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं करा देता हूं जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए आपको निकालना है 0.2357 बार, सिर्फ 57 के ऊपर बार है इसमें। इसका फ्रैक्शन आपको इसका नंबर का फ्रैक्शन निकालना है। तो यानी कि इसको हम लिख देंगे 0.23575757। ओके, तो सपोज कीजिए x इज इक्वल टू 0.23575757 एंड सो ऑन, क्योंकि 57 सिर्फ रिपीट हो रहा है। अब देखिए इसमें क्योंकि दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, और आपको अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि क्यों मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड्स को। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, सीधे मल्टीप्लाई करता हूं 23.5757 एंड सो ऑन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था इस पर्टिकुलर नंबर में से आपको इसको माइनस करना है, तो मैं कर लेता हूं यहां पर 23.5757 में से 0.2357 को सब्ट्रैक्ट 0.04323 नंबर आ गया 23.34। तो मैं इसको डिवाइड कर लूंगा 23.34 प्लस बाकी जो बचा हुआ नंबर होगा वो होगा 0.235757 एंड सो ऑन। इसको मैं लिख लेता हूं 23.34, और क्योंकि ये x है तो मैं इसको लिख लेता हूं प्लस x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूं, ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 23.34, और अगर मैं x को लिखूं तो ये हो जाएगा 23.34/99, और मैं डेसिमल हटा करके दो जीरो नीचे लगाऊंगा तो x हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, x हो जाएगा 2334/9900। तो इस तरीके से आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है जो कि थोड़ा सा स्लाइटली ट्रिकी है तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी।
तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से अब आ जाना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से 4 तरीके के क्वेश्चन बहुत इजीली आ सकते हैं। नंबर 1, जब आपको एक प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के दिया जाए, जो कि हमने पहले किया था एक्सरसाइज 1.2 में। दूसरा हो सकता है ये टाइप का क्वेश्चन जिसमें कि वो आपको कहे कि एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो सकता है सर्ड से रिलेटेड, जिसमें कि वो आपको डिफरेंट जो सर्ड्स हैं, रेडिकल्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, उनके डिफरेंट ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, वो आपको करने को दे दे। या फिर फोर्थ टाइप का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें कि आपको 2 रैशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर्स के बीच में आपको नंबर्स निकालने को कहे, जो कि हम ये लास्ट क्वेश्चन में करेंगे, इसमें कि हमारा इसमें कि हम 8 क्वेश्चन में करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन श्योरली इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, और 4 से 5 नंबर के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये 4 से 5 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। ये हमारी एश्योरेंस और श्योरिटी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम 9th के 1.3 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन से। What can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expression of 1/17? बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। इसको 1 को 17 से डिवाइड कीजिए, नंबर आपके रिपीट होते चले जाएंगे, और जब नंबर रिपीट हो जाएंगे तो आपको वो लिख देना है कि कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिख देता हूं, क्योंकि मैं कैलकुलेशन कर चुका हूं, तो मैं बताता हूं आपको इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ये, जो कि आप डिवाइड करेंगे जब 1 को 17 से, तो इतने नंबर रिपीट होंगे, और इसके बाद आप लगा सकते हैं बार, क्योंकि इसके बाद सेम नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गए थे। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, स्किप कर सकते हैं इसको। यहां पे मैं प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं समझता इसको, आप सिर्फ डिवाइड कीजिए, आप भी वैलिडेट कर लीजिए कि आंसर ये आता है या नहीं। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देकर के वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देंगे, जिसमें कि आपकी नॉलेज प्रूव हो, आपके कॉन्सेप्ट प्रूव हो, आपको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की कैसी है, क्या क्लैरिटी है, वो प्रूव करने को कहेंगे। ये क्वेश्चन जो कि डिवीजन का है, ये 4th और 5th के बच्चे करते हैं, आप नहीं करेंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where q is equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? Okay, तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसको हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11। हमने कुछ नंबर लिखे हैं यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखने के लिए। तो 1/2 का होता है 0.5, 1/3 का होता है 0.3333 एंड सो ऑन, होता है 1.25, ये होता है 0.2, ये होता है 0.16666, ये होता है 1/8 हो जाएगा 0.125, ये हो जाएगा 0.1333, ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.909090 एंड सो। तो आप ये सारे के सारे फ्रैक्शंस ऑब्जर्व कीजिए, स्पेसिफिकली 1/2, 1/4, 1/5, 1/8, 1/10, ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। बाकी जितने भी हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। अब आप पहले देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। 3, 6, 7, 9, 11। बेसिकली आपके डिनोमिनेटर में अगर कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर एक प्राइम नंबर है, तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आप देख सकते हैं 3 प्राइम नंबर, 6, 3 इसका एक फैक्टर है 6 का, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। 7 प्राइम नंबर, 9 3 अगेन इसका एक फैक्टर है, नॉन टर्मिनेटिंग। 11 अगेन एक प्राइम नंबर। तो यानी कि पहले कंडीशन हम लिख सकते हैं यहां पर, इफ डिनोमिनेटर हैज एनी प्राइम नंबर मल्टीपल, then it is non-terminating. ओके, नेक्स्ट देखिए 1/2
1/4, 1/5, 1/8 एंड 1/10 ये सब के सब टर्मिनेटिंग है। तो इससे हम निकालते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर 2 या सिर्फ मल्टीपल ऑफ 2 है, 5 या सिर्फ मल्टीपल ऑफ 5 है, या फिर 2 एंड 5 और 2 और 5 के मल्टीपल्स ही उसके फैक्टर हैं, तो वो नंबर भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। मैं इस बात को लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड है, इफ डिनोमिनेटर हैज ओनली फैक्टर्स नंबर A of 2 and 2 multiples of 2. Second, 5 or multiples of 5 or 10 or multiples of 10. मल्टीपल 10 क्या है? 10 है 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, मल्टीपल्स ऑफ 10। तो यानी कि अगर आपके पास कोई भी, तो ये क्या होगा? ये होगा टर्मिनेटिंग, और इस केस में क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं जिससे कि आपके मन में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में है जिसका फैक्टर एक प्राइम नंबर है तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये आपको पहले ध्यान रखना है। अगर उसका फैक्टर 3, 5, ओके, बाय द वे इस पर्टिकुलर प्राइम में ऑड प्राइम नंबर लिखना है आपको यहां पर एज एनी ऑड प्राइम नंबर, नॉट इवन। तो अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में है जिसका फैक्टर एक ऑड प्राइम नंबर है तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और अगर डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर 2 या मल्टीपल ऑफ 2 है, कंडीशन नंबर 1, 5 या मल्टीपल ऑफ 5 है, कंडीशन नंबर 2, और 10 या मल्टीपल ऑफ 10 है, तो वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। आपको समझ में आ गया होगा। ये कंडीशन पहले आपको देखनी है, चेक करनी है, उसके बाद ये कंडीशन आपको चेक करनी है। इसका ऐसे ही मैं बता देता हूं। अगर हम लेते हैं 1/12 का एग्जांपल, 1/12 होता है 0.833333। आपको पहले कंडीशन देखनी है फर्स्ट वाली। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग प्रूव हो गया। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन प्रूव नहीं होती है तो आपको सेकंड कंडीशन पे जाना है। तो हम यहां देखते हैं 12, क्योंकि 12 जो है उसका एक फैक्टर है 3, इसलिए ये विथ फर्स्ट कंडीशन ऑलरेडी प्रूव हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर हम लेते हैं 1/100 में हम फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए हम जाएंगे सेकंड कंडीशन पे। हम देखेंगे कि 100 जो है वो 10 का एक फैक्टर है, जो कि ये थर्ड कंडीशन है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अगर कोई फ्रैक्शन मिल जाता है और आपको देखना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप इन दो रूल्स के थ्रू कैसे बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो फाइनली मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर के अंदर है जिसका कि कोई भी ऑड प्राइम नंबर या ऑड प्राइम नंबर का कोई भी मल्टीपल उसका एक फैक्टर है, तो वो हमेशा एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सेकेंड, अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर के अंदर है जिसका 2 या 2 का मल्टीपल, 5 या 5 का मल्टीपल, 10 या 10 का मल्टीपल एक फैक्टर है, तो वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। आपको इसमें फर्स्ट कंडीशन में देखना है कि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो सेकंड कंडीशन वैलिड ही नहीं होगी। लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपको सेकंड कंडीशन पे जाना है और चेक करना है कि वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नहीं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये टिपिकल कॉन्सेप्ट था क्योंकि हमने इसको डिराइव किया है, लेकिन आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिसके अंदर आपको जब भी कोई ऐसा नंबर निकालना हो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो इसके लिए बहुत ही एक सिंपल सी टेक्निक है। आप 3 नहीं हजारों लाखों नंबर निकाल सकते हैं। तो आप कोई भी नंबर लिखिए डेसिमल, मैं लिखता हूं 1.11, और अगर इसके क्या मैं डॉट डॉट लगा दूंगा तो ये नॉन टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि मेरे को डॉट डॉट लगाना है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। लेकिन मुझे नॉन रिकरिंग भी करना है। अगर नॉन रिकरिंग करना है तो मैं क्या करूंगा, 11
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 8 9 9 10 10 चलता रहेगा इसमें, और ये नंबर कभी भी जाकर के आपका खत्म नहीं होगा। और ये नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग ऑल्सो। इसी तरह से एक और नंबर निकालना है, मान लीजिए 0.10 का, उसके आगे 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम्स 0 एंड 1 5 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। ये भी हो गया और सो ऑन। तो ये भी हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। या फिर 0.12 1 2 2 1 2 2 2 इस तरह से आप कोई भी नंबर निकाल सकते हैं जो कि नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो। समझ में आ गया होगा आपको कि इस तरह किस तरह से निकालना है, बहुत ही सिंपल और इजी था। नेक्स्ट देखते हैं जो कि है 8th क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स बिटवीन, सॉरी 8th क्वेश्चन है फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच में हमको इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 5/7 एंड 9/11। अगर मैं पहले मुझे अगर इनके बीच में कुछ इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो इनको मुझे फ्रैक्शंस को डेसिमल कन्वर्ट करना होगा। तो 5/7 हो जाएगा 7142857 और 9/11 हो जाएगा 0.818181 एंड सो ऑन। तो मुझे दिख रहा है कि ये एक नंबर है 0.7 के अप्रोक्सीमेट, ये है 0.8 के अप्रोक्सीमेट, और मुझे निकालने हैं इनके बीच में कुछ इर्रेशनल नंबर्स। 3 निकालने हैं, मैं आपको n नंबर मिलियंस का दिखा सकता हूं। तो क्या करना है, मुझे 0.71 और 81 के बीच में नंबर निकालने हैं। तो मैं लिखता हूं 0.7272 7 222 7 4 times 2 and so on. Okay, 0.73 7 3 7 3 7 4 times 3 and so on. और इस तरह से आप जितने नंबर चाहे निकाल सकते हैं 0.71 और 0.81 के बीच में। और ऑब्वियसली ये नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है दोनों नंबर, तो ये इर्रेशनल नंबर्स होंगे ही होंगे। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 में, जिसमें कि बहुत ही सिंपल और इजी वे में उसे दिखाया हुआ है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज, तो फर्स्ट क्वेश्चन है √23 रैशनल है इर्रेशनल, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये इर्रेशनल नंबर है। √225 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? जी हां, √225 है 15 का, ये है 15 का परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये नंबर एक रैशनल नंबर है। ये हो गया इर्रेशनल, ये हो गया रैशनल। 0.3796, इसके आगे कोई डॉट नहीं लगा है, कोई बार नहीं लगा है, इसका मतलब हम ये टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये हो गया एक रैशनल नंबर। 0.478478, ये नंबर जो है इसमें डॉट 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 दे रखे हैं, लेकिन आप देखिए 478 रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर हो जाता है 7.478 बार। इसका मतलब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग पर रिकरिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर होना मतलब रैशनल। और लास्ट नंबर है 1.101 100 100 1 4 times 0 एंड सो ऑन, क्योंकि ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिकरिंग भी है, तो इसलिए ये नंबर हो गया इर्रेशनल। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 1.2 हमने पहले वाले वीडियो में की थी, 1.3 भी खत्म होती है, और आपके सारे के सारे क्वेश्चंस 1.2 1.3 के खत्म हो चुके हैं। अब इसके बाद हम करेंगे 1.4 और 1.5, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि मेरे से पढ़ रहे हैं इस वक्त 10th क्लास के लिए, और उनको बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इन बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल हाफ एन आवर का एक सेशन लिया, जिसमें कि उनको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताए पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रा से रिलेटेड, जो कि आइडियली बच्चे 6-7 क्लास से पढ़ चुके होते हैं, लेकिन शायद उनको ठीक से वो चीजें समझ में नहीं आई होंगी उस टाइम पे, या उन्होंने फोकस नहीं किया होगा, इसलिए हो सकता है कि उनको चीजों का ठीक से आइडिया नहीं है। तो ये पर्टिकुलर सेशन में लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि आपको
बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अगर आपको पता है, ऑलरेडी आता है, तो आप वो चैप्टर स्किप कर सकते हैं, पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको वो चीजें नहीं पता है, उनके लिए वो बहुत 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 हेल्पफुल होंगे। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं ये इंश्योर करना चाहता हूं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पर दोबारा से समझा दूं और सारे रिवाइज हो जाए। मेरा एम्फेसिस ये है कि आपको किसी भी चीज में डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं क्विकली। तो पहले हम यहां देखते हैं कि अंडर रूट ए एक इर्रेशनल नंबर है, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है। लेकिन अंडर रूट ए के डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो सकते हैं? तो अगर मैं अंडर रूट ए, इसका मतलब है ए रेज़ टू पावर 1/2। अगर ये है रूट 3 तो ये हो जाता है क्यूब रूट ऑफ ए, दैट मींस 1 ए रेज़ टू पावर 1/3। सिमिलर वे में अगर ये है रूट 5 तो ये हो जाता है ए रेज़ टू पावर 1/5। ये आपको पहले बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं। तो अंडर रूट 2 को जब आप ऐड करेंगे अंडर रूट 3 में, तो ये दोनों नंबर डिफरेंट है, ये ऐड नहीं हो सकते, ये होंगे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 ही। लेकिन अगर आप अंडर रूट 2 को ऐड करते हैं अंडर रूट 2 में, तो ये दोनों के दोनों सेम है, इसलिए हो जाएंगे 2 अंडर रूट 2। मेरा बताने का इंटेंशन यह है कि कुछ बच्चों ने मुझे कहा है कि मुझे बेसिक से समझाइए, क्योंकि उनको थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी समझाता हूं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप ये पूरा पूरा पोर्शन स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 मिनट के लिए आप ये वीडियो देखिए, पक्का ये आपको हेल्प करेगा। अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 डिफरेंट है, क्योंकि अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर आएगा 0। सिमिलर वे में मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है 5 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, तो यानी कि इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंपली, और इसमें जो होल नंबर है 5 और 2 ये माइनस होंगे 3। अंडर रूट 2 अंडर रूट कुछ नहीं होगा, और ये सिंपली अंडर रूट 2 ही आ जाएगा यहां पर। तो ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन में जहां पे कि हमने अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 3 किया था और उसका कोई भी ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अगर हम अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करें, तो क्योंकि यहां पे भी 2 है, यहां पर भी 2 है, इसलिए दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6। लेकिन अगर यही चीज अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2, यानी कि अगर ये अंडर रूट ऑफ 2 है और ये क्यूब रूट ऑफ 2 है, तो इसको आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 3। आपको होप ये और इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आप अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर उसको कैसे होगा, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1/2 उसका होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कट, ये हो जाता है 2। तो ये है मल्टीप्लिकेशन। अब हम देख लेते हैं डिवीजन कैसे होता है। अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं भले, अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 बाय 3 अंडर रूट 3, इसमें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3। और लास्ट देखते हैं इसके अंदर, अगर आपके पास है अंडर रूट 6 बाय अंडर रूट 2, तो इसको अंडर रूट 6 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, और ये अंडर रूट 2 नीचे है, तो ये अंडर रूट 2 से अंडर रूट कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3। तो ये थे सर्ड्स के बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसके अलावा सर्ड्स में कुछ फॉर्मूले भी हैं, और मैं ये फॉर्मूले आपको एक बार दोबारा क्विकली बता देता हूं। अंडर रूट ऑफ ए बी, जहां पे कि ए और बी दो डिफरेंट नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ए अंडर रूट बी, सेपरेट कर दिया मैंने इनको। ये लॉ है बेसिकली सर्ड्स के।
सेकेंड लॉ है, अगर आपका a बाय बी है, अंडर रूट ऑफ a बाय बी, तो इसको हम अंडर रूट ऑफ a और अंडर रूट ऑफ b भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास थर्ड है, अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b इंटू अंडर रूट ऑफ c प्लस अंडर रूट ऑफ d, तो इसको आप पहले अंडर रूट a को c और d से मल्टीप्लाई कीजिए, अंडर रूट b को c और d से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a c प्लस अंडर रूट ऑफ a d प्लस अंडर रूट ऑफ b c प्लस अंडर रूट ऑफ b d। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको अलजेब्रा में 3 फॉर्मूले पता होंगे, जो कि आपको अगर नहीं याद है तो मैं दोबारा लिख देता हूं। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है पहले a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर a और b के बीच में जो साइन है वो आपको साइन लिखना है और इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है साथ में 2। सिमिलर वे में a माइनस बी होल स्क्वायर में सिर्फ डिफरेंस ये है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम रहेंगे, जो साइन यहां पे है इनके बीच में माइनस, वो माइनस यहां लिखना है और 2ab। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अलजेब्रा, मैथमेटिक्स और हर जगह यूज होते हैं फॉर्मूला, तो ये आपको पता होने चाहिए। दिमाग में कभी भी आपको सोते समय पूछ लूं तो भी आपको फॉर्मूला होना चाहिए याद। तो इसी को हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए वो है अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b इंटू अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर विच इज a प्लस b, a माइनस b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा a माइनस b। तो अंडर रूट ऑफ a प्लस बी इंटू अंडर रूट ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। आपको ये बहुत ही क्लियरली और अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर मैं यही फॉर्मूला लगाऊं तो ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे a का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट a b, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस b प्लस 2 अंडर रूट ए बी। सिमिलर वे में इसको आप अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रूल्स, लॉ थे एक्सपोनेंट्स के या सर्ड्स के। मैं सोचा एक बार आपको रिवाइज करा दूं ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए सारे के सारे फॉर्मूला, ये सारे के सारे रूल्स एक्सपोनेंट्स के। अगर आपको नहीं पता है तो पक्का कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। ओके, तो पहला जो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। इसमें सिंपली उसने पूछा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। तो हम देखते हैं वन बाय वन। 2 माइनस रूट 5, क्योंकि इसके अंदर अंडर रूट 5 है जो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, तो ये हो गया इरैशनल नंबर। 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि जैसे आप ब्रैकेट खोलेंगे अंडर रूट 23 से अंडर रूट 23 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 3 और ये हो जाएगा रैशनल। नेक्स्ट है 2 अंडर रूट 7, यहां पे क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा लिख देता हूं, 2 अंडर रूट 7 एंड 7 अंडर रूट 7। जैसे कि मैंने 7 अंडर रूट 7, जैसे कि मैंने वो बताया था अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2/7 विच इज अ प्योर रैशनल नंबर, तो ये नंबर भी रैशनल है। नेक्स्ट है 1/√2। 1/√2 क्योंकि इसमें अंडर रूट है इसलिए ये भी है एक इरैशनल नंबर। और 2 पाई, आपको याद होगा पाई एक इरैशनल नंबर है, तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो वो हमेशा इरैशनल ही रहेगा। तो यानी कि फर्स्ट इज इरैशनल, सेकंड थर्ड आर रैशनल, फोर्थ एंड फिफ्थ आर इरैशनल नंबर्स। क्लियर, क्विक था, इजी था, समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.4 के, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हम देखते हैं एक एक करके। पहला एक्सप्रेशन है 3 प्लस अंडर रूट 3, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 2 प्लस अंडर रूट 2 से। तो हमको पता है कि 1/1 हमको 2 प्लस अंडर रूट 2 से 1/1 मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 6, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 से आ जाएगा 3 अंडर रूट 2
प्लस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से आ जाएगा 2 √3 और √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √6। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 3 + √3 एंड 3 - √3। आप देखिए ये हो गया है 3 + √3 एंड 3 - √3 फॉर्मूला हो गया है a² - b² का। तो आपको यहां पर लिखना होगा बिकॉज a² - b² इज इक्वल टू a + b × a - b, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 - 3, आंसर आएगा 6। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। कोई भी डाउट हो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं एक बार, लेकिन आई एम श्योर कि ये बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा जब मैंने कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं क्योंकि पहले। नेक्स्ट देखते हैं 5 + √2 होल स्क्वायर, √5 + √2 का होल स्क्वायर। ये सारे वही क्वेश्चन है जो मैं आपको भी कॉन्सेप्ट समझाए हैं। तो ये है a + b होल स्क्वायर, तो हम यहां साइड में लिखेंगे बिकॉज a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर। आप ध्यान रखिए फॉर्मूला लिखना जरूरी है, मैं जगह की वजह से फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको फॉर्मूला यहां पे लिखना बहुत ही जरूरी है, वरना एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। तो ये हो गया a² + b² + 2ab, यानी कि हो जाता है 5 + 2 + 2 √10 which is equal to 7 + 2 √10। क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5 - √2 सॉरी √5 - √2 √5 + √2। तो इसमें हम लगाएंगे √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 a - b, a + b इज इक्वल टू a² - b², यानी कि √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 - 2 इक्वल टू 3। आंसर आ गया 3। तो आपने ये दोनों क्वेश्चन भी कर लिए हैं। ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस विच इज से c of a circle to its diameter, that is pi is equal to c/d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो आपको मैं इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करने का एक तरीका बताता हूं, जहां पे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि पाई इज इक्वल टू 22/7, राइट? और जबकि हम कहते हैं पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड इट्स नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर पाई नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है तो ऑब्वियसली इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर को आप रैशनल नंबर की तरह यानी 22/7 में कैसे लिख सकते हैं? बहुत ही सिंपल और लॉजिकल क्वेश्चन है और डाउट है। तो मैं आपको ये बता दूं कि 22/7 3.14 यानी कि पाई की वैल्यू का अप्रोक्सीमेशन है। ये पर्टिकुलर जो 22/7 है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि ग्रीक मैथमेटिशियंस, फिलोसोफर्स, रिसर्चर्स उन्होंने डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि 22/7 इज क्लोजेस्ट टू 3.14 व्हाटएवर नंबर इज पाई, जिसमें कि सिर्फ 0.04% एरर होता है। और क्योंकि आपको पाई की वैसे भी कभी एक्चुअल वैल्यू पता नहीं चलेगी, इसलिए कैलकुलेशन को अप्रॉक्स बनाने के लिए, इजी कैलकुलेशन करने के लिए उन्होंने एक फ्रैक्शन दे दिया पाई को 22/7। पर अगर आपसे कोई यह पूछे कि क्या पाई 22/7 है या फिर 3.4 एंड सो ऑन, तो आपका आंसर होना चाहिए कि पाई इज 3.14 एंड सो ऑन। 22/7 उसका सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर 0.04% का एरर है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बाकी दूसरी चीज एक और बता देता हूं मैं आपको कि अगर आप ये देखें कि हमने एक सर्कल का जो रेशियो है वो पाई कैसे निकाला है, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और मैं उस वीडियो में आपको समझाऊंगा एग्जैक्टली कि किस तरह से सर्कल को सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर इज इक्वल टू पाई ये रेशियो दिया गया है। और ये आपको ना विजुअली में समझाऊंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में ये समझाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये अच्छे से समझा दूंगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाई वी से पाई इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर, इसका मतलब क्या है। तो ये एक दूसरी वीडियो में समझाऊंगा आपको। मैं अपलोड करूंगा ये वीडियो जल्दी ही, ट्राई करूंगा इसी वीक में कर दूं, लेकिन वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन हम एक रेन चेक लेते हैं इस पे,
मैं इसको दोबारा से पूरा का पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि सर y पाई इज इक्वल टू c बाय डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें मैंने एक रेंज चेक लिया है, मैं आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चन। रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो ये क्वेश्चन भी हमने किया था जब हमने 3.7 या 3.8 कुछ नंबर था, उसको हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया था। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं जो कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और कोई भी डेसिमल नंबर अगर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, और उसको कैसे आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, ये आपका एक स्टैंडर्ड मेथड है, ये आप हमेशा लगा सकते हैं। सपोज कीजिए आपको कोई भी नंबर अंडर रूट एक्स, अब ये x कुछ भी हो सकता है, 9.3, 3.8, 5.7 कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपको अंडर रूट एक्स ड्रॉ करना है और यहां पे इसने क्वेश्चन दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 9.3। तो हमको यह देखना है कि हम इस 9.3 को कैसे ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि है लाइन ए बी और उसकी लेंथ है x। यहां पे मैं x ले रहा हूं क्योंकि हम 9.3 मान रहे हैं, लेकिन मैं x लेके चलूंगा क्योंकि x अगर मैं लेता हूं तो आपको ये किसी भी एग्जांपल में कंफर्म हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ओके, अब इस x पर मैं एक और पॉइंट ड्रॉ करता हूं, एक और लाइन ड्रॉ करता हूं मैं इस x पर, जो कि एक्सटेंड होती है c तक और इसकी लेंथ है 1। तो यानी कि AC की टोटल लेंथ हो गई x प्लस 1। अब AC जिसकी लेंथ x प्लस 1 है, मैं इसका एक सेंटर पॉइंट मान लेता हूं और इस सेंटर पॉइंट मान लीजिए यहां पर है, जिसको कि मैं कहता हूं O। और अगर O जो है AC का सेंटर पॉइंट है, तो यानी कि AO की लेंथ है x प्लस 1/2 और OC की लेंथ भी है x प्लस 1/2। आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। मैंने एक लाइन ड्रॉ की AOAB जिसकी लेंथ है x और मैंने उसको एक्सटेंड किया बाय 1 यूनिट, बाय 1 सेंटीमीटर, जो भी आप कह सकते हैं, वो हो गया BC। और मैंने लाइन AC जिसकी लेंथ x प्लस 1 है उसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया O। अब मुझे AB की लेंथ पता है, मुझे BC की लेंथ पता है, मुझे AO की लेंथ भी पता है। मुझे निकालना है OB की लेंथ। OB की लेंथ निकालने के लिए अगर मैं OC माइनस BC कर दूं तो मुझे OB की लेंथ समझ में आ जाएगी, यानी कि OB इज इक्वल टू OC माइनस BC। OC क्या है? OC है x प्लस 1/2 और BC क्या है? BC है 1। तो यानी कि ये हो जाएगा x माइनस 1/2। तो OB इज इक्वल टू x माइनस 1/2। आपको समझ में आ गया होगा OB की लेंथ x माइनस 1/2 कैसे है। अब मैंने OB की लेंथ निकाल ली है। OB की लेंथ निकालने के बाद मैं O पॉइंट को सेंटर मान करके A और C को टच करता हुआ एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। अब क्योंकि एक सेमी सर्कल है इसलिए इस सेमी सर्कल की रेडियस है AO या OC, कुछ भी हो सकती है। रेडियस बेसिकली क्या है? जो सेंटर से सरकमफ्रेंस पे टच होने वाली लाइन है और सारी की सारी रेडियस एक सर्कल की इक्वल होती है। तो AO, OC या फिर मैं कोई भी और रेडियस ड्रॉ करता हूं वो इक्वल ही होगी। B पॉइंट पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं जो कि टच करता है सरकमफ्रेंस पे जाकर के, और मैं इसको नाम दे देता हूं पॉइंट नंबर D। ध्यान से समझिए, मैं आपको पूरा का पूरा स्टेप बता रहा हूं। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा इसके बाद, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना हो। और इस B पॉइंट से मैं O पॉइंट पर एक हाइपोटेन्यूज लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है और ये DO हाइपोटेन्यूज हो गया। अब मुझे ध्यान से सुनिए आप, OD क्योंकि ये सेंटर से सरकमफ्रेंस पे टच होने वाली एक लाइन है इसलिए ये है रेडियस। और मैं आपको पहले बता चुका हूं AOOC रेडियस है जिसकी लेंथ है x प्लस 1/2,
यानी कि OD है x प्लस 1/2। फिर बहुत ध्यान से सुनिए जरा, OD की लेंथ है x प्लस 1/2, OB की लेंथ है x माइनस 1/2। अब मैं BD की लेंथ आराम से निकाल सकता हूं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर मुझे BD की लेंथ निकालनी है तो मुझे करना होगा हाइपोटेन्यूज, दैट मींस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो अगर मुझे BD का स्क्वायर निकालना है तो BD का स्क्वायर हो गया OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। OD क्या है? OD है x प्लस 1/2 होल स्क्वायर और OB है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। सिंपली हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2 एंड x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2, और ये मुझे वैल्यू देता है x इंटू 1, यानी कि BD स्क्वायर इज इक्वल टू x और BD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। तो यानी कि ये BD इज अंडर रूट ऑफ x। अब अगर मुझे नंबर लाइन पर अंडर रूट x पता करना है तो मैं पॉइंट B पर अपना कंपास का पॉइंट रखूंगा, D पर रखूंगा पेंसिल, और यहां से मैं अपना लेंथ लेकर के बना दूंगा एक सर्कल। अप्रॉक्सीमेट ही है, ये ठीक ठाक बन गया फिर भी। और ये जो लेंथ है पॉइंट B से लेकर के E तक, ये है अंडर रूट ऑफ x। और इस तरह से मैंने B को ओरिजिन मान करके अंडर रूट x अपनी नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़े लंबे स्टेप हो गए हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा से एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। आपको अगर मान लीजिए कोई भी नंबर ड्रॉ करना है जो है अंडर रूट x, और ये अंडर रूट x 3.8, 9.2, 9.8 कुछ भी हो सकता है, आपको बस ये स्टेप फॉलो करने हैं। आप पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए और उस लाइन की लेंथ होगी आपकी x के बराबर, x। इस लाइन को नाम दे दीजिए a b। इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड कीजिए और इसको एक्सटेंड करके आप कर दीजिए एक्सटेंड C तक, और BC की लेंथ होगी 1। AC का आप सेंटर पॉइंट मान लीजिए O, और इस पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए जिसके अंदर AO OC उसकी रेडियस होगी, और इन दोनों की लेंथ होगी x प्लस 1/2। आपको पता है AO की लेंथ, आपको पता है AO की लेंथ, आपको पता है OC की लेंथ, आपको पता है BC की लेंथ, और उससे आप OB की लेंथ निकालेंगे जो होगी x माइनस 1/2। B पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और ये परपेंडिकुलर टच करेगा सरकमफ्रेंस को पॉइंट D पर, और इस पॉइंट D से पॉइंट O पर आप एक हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कीजिए। क्योंकि OD भी रेडियस है तो उसकी भी लेंथ होगी AO OC के इक्वल, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/2। तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज OD इज x प्लस 1/2, एक साइड है x माइनस 1/2, आपको दूसरी साइड निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम से जो होगी अंडर रूट ऑफ x। अब B को सेंटर मान करके, BD को रेडियस मान करके आप यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, और यह सर्कल पॉइंट E पर आकर के नंबर लाइन पे मिलेगा, और इस BE की लेंथ होगी, माफ कीजिएगा, इस BE की लेंथ होगी अंडर रूट ऑफ x। तो इस तरह से आपको कोई भी नंबर लाइन पे ड्रॉ करना हो जाएगा इजी। होप आपको ये समराइज करके दोबारा समझ में आ गया होगा। आप कुछ नंबर्स लीजिए और उनको ट्राई कीजिए इन स्टेप्स के थ्रू, 2-3 नंबर लीजिए, आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आते हैं सीधे लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ रियल नंबर, जो कि एक्सरसाइज 1.5। तो हम ये करते हैं और पहला नंबर है, यहीं पे कर लेते हैं इसको। पहला नंबर जो हमको सॉल्व करना है, पहला क्वेश्चन जो हमको सॉल्व करना है वो है 1/√7। मैं आपको बता चुका हूं रैशनलाइज का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट या फिर कोई भी इरैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमको डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यह है केस नंबर 1। तो जब हम इस 1/√7 को √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा √7/7। और आप देखिए आपके डिनोमिनेटर के अंदर इरैशनल नंबर नहीं है और इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका आ जाए 1/√7 माइनस √6, जहां पे कि एक नंबर ना होकर के दो नंबर है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से जो कि सिमिलर हो, बस उसके बीच का साइन चेंज हो जाए। और वो इसलिए क्योंकि जब आप इसका साइन चेंज कर देंगे तो यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² इज इक्वल टू a + b × a - b। ये हो गया a - b, ये हो गया a + b। अब फॉर्मूला लग जाएगा a² - b², तो ये हो जाएगा इक्वल टू √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1। तो आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6। तो अब इसमें भी डिनोमिनेटर में कोई भी रैशनल नंबर नहीं है। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाय √5 प्लस √2। सिमिलर चीज √5 प्लस √2, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, इसको आपको सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ बीच का साइन आपको कर देना है चेंज। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना। आपको यहां पे स्टेटमेंट लिखना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विद √5 माइनस √2। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3। तो अब देखिए यहां पे भी डिनोमिनेटर के अंदर अब रैशनल नंबर नहीं है। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, और जो है 1 डिवाइडेड बाय √7 माइनस 2। 1 डिवाइडेड बाय √7 माइनस 2। सेम चीज आपको करनी है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद √7 प्लस 2। √7 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा √7 प्लस 2 न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैं नहीं बता रहा हूं दोबारा से कि ये a² - b² का फॉर्मूला है, एज्यूम्ड है, अंडरस्टूड है। √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 यानी कि 3। तो ये आंसर आ गया √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह से हमने अपनी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट कर ली है। अब आपके लिए सिर्फ बची है एक्सरसाइज 1.5। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सरसाइज 1.5, जो कि है आपके फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। और इसी के साथ अपना हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर सारे के सारे एक्सपोनेंट्स के लॉ रूल्स डिफाइन कर चुका हूं, दोबारा रिकैप कर चुका हूं। तो इसलिए हम क्विकली आज ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करेंगे। छोटा सेशन होना चाहिए लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आने के चांसेस हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो है एक्सरसाइज 1.5 का, फाइंड 64/1/2। तो यानी कि क्वेश्चन है 64 रेज़ टू द पावर 1/2। और आपको मैंने बताया था अगर रेज़ टू पावर 1/2 है तो इसका मतलब है 64 अंडर रूट, और अंडर रूट ऑफ 64 होता है 8। तो आपका आंसर आता है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 रेज़ टू पावर 1/5। 32 रेज़ टू पावर 1/5, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/5, यानी कि ये हो जाता है 2 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 1/5, क्योंकि यहां पे 5 है, यहां अंडर 1/5 है, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आया 2। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 64 1/2 को भी ऐसे कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 64 इज इक्वल टू 8 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1/2, विच इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 8। सेम चीज है लेकिन बस डिफरेंट वे है करने का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 रेस्ट पावर 1/3, तो 125 रेस्ट पावर 1/3 सिंपल, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 रेस्ट पावर 1/3, दैट मींस 5 का क्यूब इज 1 बाय रेस्ट पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 5। तो तीनों क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल थे, तो इसलिए कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है 9 रेस्ट पावर 3/2, तो यानी कि 9 रेस्ट पावर 3/2। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और आपको दिखाई दे जो नंबर जिसके ऊपर की एक्सपोनेंट लगा हुआ है, पावर लगी हुई है, पहले उस नंबर को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या वो किसी भी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 रेस्ट पावर 9/2, दैट मींस, सॉरी माफ कीजिएगा, नॉट 9/2, ये है 3/2, यानी कि हो जाएगा 3 स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 3 रेस्ट पावर 3। इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं, वरना ये तो सिंपल है, आसान है, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 रेस्ट पावर 2/5, 32 रेस्ट पावर 2/5 को हम लिखेंगे ऐसे, और जैसे कि मैंने बताया था कि जो आपका नंबर है, मेन नंबर है, जिसपे ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ है, उसको आप सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए। 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, विच डिवाइड रेस्ट टू पावर 2/5, ये हो जाएगा 2 रेस्ट पावर 5 रेस्ट टू पावर 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 रेस्ट पावर 2 इक्वल टू 4। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान था। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 रेस्ट पावर 3/4, तो ये हो जाता है 16 रेस्ट टू द पावर 3/4। 16 को लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 3/4, 2 रेस्ट पावर 4 रेस्ट टू पावर 3/4, 4 से 4 कट, 2 रेस्ट पावर 3 यानी कि 8। सिंपल, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। आप देख रहे हैं कितनी फास्ट मैं कर रहा हूं, और मुझे आई एम श्योर कि आपको भी उतनी ही फास्ट ये समझ में आ भी रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 रेस्ट टू पावर -1/3। अब ये माइनस क्या है, माइनस हमने नहीं देखा ना। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर है x, उसकी पावर है -1, तो इसका मतलब है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाता है 1 रेस्ट पावर x। सिंपलीफाई, अगर 1 रेस्ट पावर 1/x रेस्ट पावर -1 है, तो वो हो जाएगा x। तो रेस्ट पावर -1 का मतलब है कि 1 डिवाइडेड बाय, यानी कि वो नंबर जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 125 रेस्ट टू द पावर 1/3। मैंने वही किया है, माइनस की पावर हटा दी है और उसको डिनोमिनेटर में ले लिया है। अब इसको वैसे ही करेंगे जो अभी हम कर रहे थे, 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 1/3, विच इज इक्वल टू 1/5 रेस्ट टू पावर 3 रेस्ट टू पावर 1/3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 रेस्ट टू पावर 1/3, 5 का क्यूब रेस्ट टू पावर 1/3, 3 से 3 कट, इक्वल टू 1/5। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेस्ट पावर 2/3 इंटू 2 रेस्ट पावर 1/5। तो ये क्या क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे नंबर दे रखे हैं कि x रेस्ट पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय x रेस्ट पावर 5, तो ये हो जाएगा x रेस्ट टू पावर 2 प्लस 5, दैट मींस x रेस्ट पावर 7। समझ में आ गया होगा। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, अगर वो मल्टीप्लाइड हो तो। सिमिलर वे में अगर x रेस्ट पावर 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर है, क्योंकि बेस सेम है, तो ये हो जाएगा x रेस्ट पावर 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू x क्यूब। और अगर आपको दे रखा है x रेस्ट पावर 2 होल रेस्ट पावर 3, तो इसको आप लिखेंगे x रेस्ट पावर 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू x रेस्ट पावर 6। और अगर आपको दे रखा है कि a बाय b रेस्ट टू द पावर होल n, तो इसको लिख सकते हैं a रेस्ट पावर n डिवाइड बाय b रेस्ट पावर n। ये कुछ और लॉज है एक्सपोनेंट्स के और सर्ड्स के, आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। जबकि मैं जब थ्योरी पढ़ा रहा था, जब मैं चैप्टर कवर कर रहा था, तो ये बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा दूं, क्योंकि अब हम यहां पे क्वेश्चंस कर रहे हैं उससे रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 रेस्ट पावर 2/3 इंटू 2 रेस्ट पावर 1/5। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है 2 2, तो यानी कि हम दोनों एक्सपोनेंट्स को, पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 रेस्ट पावर 2/3
प्लस 1/5 विच इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर एलसीएम 15, 10, 3, 2 रेज़ पावर 13/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रेज़ टू द पावर 3 क्यूब एंड होल रेज़ पावर 7, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 3 क्यूब होल रेज़ पावर 7, और हम ये लॉ पढ़ चुके हैं कि a डिवाइड बाय b होल रेज़ पावर n इज इक्वल टू a रेज़ पावर n डिवाइड बाय b रेज़ पावर n। तो यहां पे हम ये लिख लेंगे 1 डिवाइड रेज़ पावर 7 एंड 3 क्यूब होल रेज़ पावर 7। 1 रेज़ पावर 7 हो जाएगा 1 और 3 क्यूब होल रेज़ पावर 7 आपको बताया था मैंने a रेज़ पावर m रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ पावर m इंटू n, यानी कि यहां पे हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 7 इंटू 3 इंटू 21 इक्वल टू 21। 3 इंटू 7 इक्वल टू 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 रेज़ पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 रेज़ पावर 1/4। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं a रेज़ पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ पावर n इज इक्वल टू a रेज़ पावर m माइनस n, यानी कि इस फॉर्मूले से हम लिख लेंगे 11 रेज़ पावर 1/2 माइनस 1/4, और ये हो जाएगा 11 रेज़ टू पावर 4 2 माइनस 1, दैट मींस 11 रेज़ पावर 1/4। और लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज चैप्टर और रैशनल और नेचुरल नंबर्स का। वो क्वेश्चन है बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर रहा था टफ होगा, लेकिन कुछ ज्यादा टफ नहीं है। ये है 7 रेज़ पावर 1/2 इंटू 8 रेज़ पावर 1/2। आप देखिए कि ये दोनों के दोनों बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो यानी कि ये हो जाए बेसिकली ये है √7 इंटू √8, और जैसे कि मैंने आपको बताया था √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab। तो ये हो जाएगा इक्वल टू √7 इंटू 8 विच इज इक्वल टू √56 दी एंड। पूरा का पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लंबा चैप्टर था मुझे पता है, बाकी के चैप्टर शायद इतने लंबे नहीं हैं, इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है चैप्टर्स के अंदर, लेकिन ये चैप्टर एक काफी लंबा चैप्टर था और आपको ये ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस काफी आ सकते हैं। मैं को बता चुका हूं 4 टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, सर्ड्स, एक्सपोनेंट्स, इनके रूल्स, लॉज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये आपको सिर्फ यहीं पे काम नहीं आएगा, जब भी आप आगे मैथ्स पढ़ेंगे 10th 11th 12th और फिर कॉलेज, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट जो भी करेंगे आप, उन सब में आपको सर्ड्स, एक्सपोनेंट्स बहुत हेल्प करेंगे और बहुत ज्यादा यूज आएंगे। यहाँ तक कि आप जब जॉब करने जाएंगे तब भी ये हेल्प करते हैं। तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट को समझना, अंडरस्टैंड करना प्रैक्टिकल वे में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पर आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा का पूरा चैप्टर।